सुपर टैक्स क्या चीज़ है, किस रेट के मुताबिक पे करना है, क्या सबने पे करना है, कानून में कहाँ लिखा हुआ है और कौन कौन सी हम एडजस्टमेंट ले सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग का, उसमें हूँ वही महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले हम छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि सुपर टैक्स बेसिकली होता क्या है। तो सुपर टैक्स जो था ये एक तरह का रूल था जो कि इंसर्ट किया गया था। आपको याद होगा कि जब बालाकोट का एक जल्जला आया था शायद 2004 में या 5 में, तो उसके बाद ये बैंकिंग सेक्टर के ऊपर अप्लाई कर दिया गया था। बैंकिंग सेक्टर के ऊपर सिर्फ टैक्स था और ये कहा गया था कि ये 2016 तक या 17 तक बैंकिंग सेक्टर पे होगा, जिसको बाद में एक्सटेंड कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि 2022 से ऑनवर्ड ये जो टैक्स है ये सब पे अप्लाई हो गया, जितना भी सेक्टर था सब पे अप्लाई होना शुरू हो गया। अब इसमें मसले ये आ रहे हैं कि इसकी वजह से जो कंपनीज है या बिजनेस है उसको अच्छा खासा टैक्स देना पड़ता है। अभी हम इसकी कैलकुलेशन भी करते हैं, लेकिन जो इसमें थोड़ी सी तब्दीली आई वो ये थी कि टैक्स ईयर 2022 तक ये एक 4% का रेट था अगर आपका जो इनकम है, प्रॉफिट है, वो 300 मिलियन से ज्यादा था। मतलब ये है कि मैक्सिमम आपने 4% देना है कि अगर आपकी इनकम 300 मिलियन से ज्यादा है। लेकिन 2023 टैक्स ईयर 2023 से ऑनवर्ड अब ये हुआ है कि स्लैब रेट आए हैं कि अगर आपकी इनकम 500 मिलियन से ऊपर है तो मैक्सिमम जो रेट है वो सुपर टैक्स का वो 10% है। ये कैसे कैलकुलेशन होगी ये सारी अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए भी हम स्टडी कर रहे हैं। तो अब हुआ क्या, इसको चार्ज क्यों किया गया। नॉर्मली अगर हम बात करें बड़ी कंपनी की जो कि अपनी टैक्सीबल इनकम के ऊपर प्रॉफिट दे रही है, फॉर एग्जांपल उसका रेट है 29%। अब ये नहीं हो सकता था कि इस 29 को बढ़ा के 39% कर दिया जाए सबके लिए। बैंकिंग सेक्टर में तो ऑलरेडी ये रेट अवेलेबल है, लेकिन सबके लिए करना, या क्योंकि हमने इंटरनेशनली भी compete करना होता है, बाकी जो दूसरे रूल्स एंड लॉ हैं उनको भी हमने बराबर रखना होता है, तो इस वजह से ये पॉसिबल नहीं था कि इसका रेट बढ़ाया जाए। तो कानून ने या गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक नई एडिशन कर दी सुपर टैक्स की कि ये टैक्स अपनी जगह पे है और आपका प्रॉफिट अगर एक सर्टन लिमिट से ज्यादा है तो आपने 10% मजीद हमें पे करना है। तो ये इस वजह से चैलेंजिंग ये नहीं था, लेकिन एट द एंड गवर्नमेंट को वही 39% ही मिलना शुरू हो गया। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था सुपर टैक्स का। अब हम आते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। कैलकुलेशन के लिए अक्सर हमें क्वेश्चन मिलते हैं जब आप किसी जगह पे इंटरव्यू के लिए जाते हैं या आप कैलकुलेशन करते हैं किसी अपने क्लाइंट की, या किसी भी कंपनी में अगर आप जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये एक कैलकुलेशन जो है वो हमेशा हम डिस्कस करते हैं जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस लेते हैं। तो मैं उनको यही 3 स्टेप बताता हूं कि टैक्स के लिए 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले होता है टैक्स के आपने कैलकुलेट कैसे करना है। दूसरा स्टेप होता है कि आपने इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। तीसरा स्टेप होता है कि हमने इसकी ई फाइलिंग कैसे करनी है। तो ये 2 जो स्टेप हैं ये आज मैं आपको बताऊंगा कि हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है और बाद में सिस्टम के अंदर रिकॉर्डिंग या इसकी एंट्री कैसे होगी। तो ये बेसिकली प्योर प्रैक्टिकल एक लेक्चर होगा जिसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे होंगे। ऑब्वियसली ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सब देख सकते हैं, लेकिन उनके लिए ज्यादा बेनिफिट है जो ऑलरेडी इस तरह का काम कर रहे होते हैं। हमें टैक्स की चीजों में अक्सर मैं यही कहता हूँ कि ये चीजें कंटिन्यू होते हैं, मतलब ये चीजें चेंज होती रहती हैं, हमें सीखना चाहिए एक दूसरे से। अक्सर आपके क्वेश्चंस आते हैं कमेंट से, मैं उससे सीख रहा होता हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मुझे रिसर्च करनी पड़ती है, डिस्कशन करनी पड़ती है, उसके बाद मैं उसका आंसर करता हूँ। कोशिश की जाती है कि सबके आंसर किए जाएं। अब ये आता है पॉइंट कि जी हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है। ये मैंने एक एग्जांपल ली है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एग्जांपल क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसकी जो सेल है वो 950 मिलियन है, उसकी जो कॉस्ट है वो 475 मिलियन है और ये 475 मिलियन के करीब ही उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आ रहा है। अब इसके अलावा कुछ अदर एक्सपेंसेस हैं और ये 450 मिलियन जो है कंपनी का प्रॉफिट है, जिसको हम कह रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि अब जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है तो हमने क्या करना होता है, हमने एक कंप्यूटेशन करनी होती है कि ये जो प्रॉफिट है क्या ये ठीक है या नहीं है। इसमें डिफरेंट चीजें होती हैं जो ऐड होती हैं, लेस होती हैं। जैसे मैं एक कॉमन एग्जांपल लेता हूं कि जो काउंटिंग डेप्रिसिएशन होती है उसका जो रेट होता है वो डिफरेंट होता है, वेयर एज जो टैक्स डेप्रिसिएशन है उसका रेट डिफरेंट होता है। अब ये जो प्रॉफिट आ रहा होता है इसके अंदर अगर हम अज्यूम करते हैं कि ये जो अमाउंट है इसके अंदर तो काउंटिंग डेप्रिसिएशन आ रही है, मतलब ये है कि जो अकाउंटिंग एसेट्स के आपने रेट अप्लाई किए हुए हैं, ये कंपनी की अपनी पॉलिसी हो सकती है, रिड्यूसिंग बैलेंस हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, जो भी हो सकता है। यहाँ पे हमें टैक्स ये कहता है आप जो मर्जी करें, आपके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, लेकिन जो आपने मुझे टैक्स पे करना है ना उसके ऊपर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। तो यहाँ पे वो जो क्वेश्चन करता है ना उसके ऊपर हम डिस्कशन अगर करें
तो वो क्या आता है कि यहाँ पे वो कहता है जी ठीक है, आप जो है वो टैक्स की कंप्यूटेशन करें। उस कंप्यूटेशन के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लेंगे। उसके बाद वो कहता है जी मैं जिन एक्सपेंसेस को नहीं मानता आप उसको क्या करें, ऐड बैक कर दें। उसको हम ये कहते हैं इन एडमिजिबल एक्सपेंस। वो हमने क्या किया, 10 मिलियन के करीब हम एग्जांपल लेते हैं, ऐड कर दिया। उसके बाद ये कहता है जिन एक्सपेंसेस को मैं मानता हूं और मैं अलाउ कर रहा हूं उसको आप माइनस कर दें, उसको हम कहते हैं एडमिजिबल एक्सपेंस। वो हमने माइनस कर दिया। तो यहां पे अगर आप देखें तो आपका प्रॉफिट था 450 मिलियन, लेकिन जो टैक्सेबल प्रॉफिट आया, टैक्सेबल इनकम आई, वो कितनी आई, 455 मिलियन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप उनकी बात अपने प्रॉफिट के ऊपर रेट अप्लाई करते हैं टैक्स का, जो कि 29% के करीब रेट है, अगर आप वो रेट अप्लाई करते हैं तो उनको टैक्स मिलना था 450 मिलियन के ऊपर। लेकिन अब चूंकि आपने उनके मुताबिक कैलकुलेशन की, जो कानून ने कहा है उसके मुताबिक हमने कैलकुलेशन कर ली है, तो अब हमारा जो अब उनके मुताबिक जो इनकम आ रही है टैक्सीबल वो कितनी है, 450 मिलियन। अब इस 450 मिलियन के ऊपर जो रेट अब अप्लाई होगा। लेकिन हम एक कॉन्सेप्ट ये देख लेते हैं कि हमारे पास ये टैक्स ईयर है, फॉर एग्जांपल जिसकी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये टैक्स ईयर है 2025। 2024 में आपके पास लॉस था, बिजनेस लॉस था, मतलब ये जो फिगर 450 मिलियन जो आ रही है इसमें आपके पास लॉस था तकरीबन 30 मिलियन का। अब कानून के मुताबिक आप वो लॉस एडजस्ट कर सकते हैं अपनी टैक्सेबल इनकम के अगेंस्ट। तो ये 6 साल तक जो बिजनेस लॉसेज हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। डेप्रिसिएशन लॉसेज की लाइफ नहीं होती, वो अनलिमिटेड लाइफ होती है, लेकिन बिजनेस लॉस जो है वो 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो हम ये ज्यूम करते हैं कि सारे का सारा बिजनेस लॉस था, तो 30 मिलियन यहाँ पे जो लॉस था वो हम एडजस्ट करने लगे हैं टैक्स ईयर 2025 में। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो फिगर आ रही थी 450 मिलियन, इसमें से 30 मिलियन हमने वो माइनस किया, तो हमारी जो टैक्सेबल इनकम आ गई वो आ गई 425 मिलियन। अब याद रखेंगे छोटी छोटी चीजें होती हैं, बिजनेस लॉसेज हो गए, डेप्रिसिएशन लॉसेज हो गए, मिनिमम टैक्स क्रेडिट हो गए। हमने इसके ऊपर काफी लेक्चर देखे हुए हैं जो कि सब डिफरेंट टॉपिक पे हम डिस्कस कर चुके हैं, मतलब एक एक टॉपिक को हमने डिस्कस किया है। क्योंकि आज के लेक्चर का जो हमारा पर्पज है वो सुपर टैक्स के ऊपर है, इस वजह से पूरी एग्जाम्पल को स्टडी करना बड़ा जरूरी था। बिजनेस लॉसेज का एक लिंक है सुपर टैक्स के साथ, वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। उसके बाद क्या हुआ, अब ये जब आपकी फिगर आ गई 450 मिलियन की, तो अब कानून के मुताबिक हमारे पास 3 क्राइटेरिया होता है। सबसे पहले क्या आता है कि 29% ऑफ टैक्सेबल इनकम, यानी कि ये जो इनकम आई है इसका 29% हमने लेना है। फिर आता है 17% ऑफ काउंटिंग प्रॉफिट, फिर आता है टर्नओवर टैक्स। तो अगर आप इस 425 मिलियन का 29% लेंगे तो आपके पास फिगर आ जाएगी तकरीबन 123 मिलियन। इसी तरीके से अगर आप काउंटिंग प्रॉफिट, यानी कि ये जो फिगर ऊपर आ रही है 450 मिलियन, इसका अगर आप 17% लेंगे तो ये फिगर आ जाएगी 76.5 मिलियन। उसके बाद आता है 1.25% ऑफ टर्नओवर, यानी कि ये जो अमाउंट ऊपर आ रही है 950, इसका 1.25% लेंगे तो ये फिगर आ जाएगी 11.8 मिलियन। तो इन तीनों में से मैक्सिमम क्या है वो हमने पे करना है, मतलब क्राइटेरिया क्या है इन तीनों का मैक्सिमम। एफबीआर ने हमेशा अपने आप को सेव रखा हुआ है, जहां पे टैक्स ज्यादा बनता है वो आपसे लेता है। तो ये आ गया मैक्सिमम ऑफ 3। तो मैक्सिमम कौन सा है, सबसे पहले वाला। तो हमने कितना टैक्स देना है, 123 मिलियन। तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी कितनी हो गई, 123.2 मिलियन। अब क्या है, अब आता है जी ये करने के बाद हमने सुपर टैक्स भी कैलकुलेट करना है। सुपर टैक्स के जो रेट हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट भी स्टडी कर लिया है कि सुपर टैक्स जो है किस तरीके से चल रहा है। अब आप देखें तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो बनती है 425 मिलियन। अब 425 मिलियन को अगर हम देखेंगे इस स्लैब में, तो आप कहां पे फॉल कर रहे हैं, आप इस स्लैब में फॉल कर रहे हैं, मतलब 8% आपका रेट है। आपकी जो अमाउंट है वो 500 मिलियन से कम है, 500 मिलियन तक या इससे ज्यादा हो जाएगी तो 10% हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, टैक्सेबल इनकम बिफोर लॉसेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा आपको फर्दर एक्सप्लेन करूं, तो यहाँ पे हमने जो ये वाला टैक्स रेट अप्लाई किया है ना, वो अप्लाई किया है बेसिकली 425 मिलियन के ऊपर, यानी कि इसका 29% लें तो आपके पास ये फिगर आती है। लेकिन सुपर टैक्स के लिए वो ये कहता है कि जी आपने जो टैक्सेबल इनकम लेनी है बिफोर लॉसेज लेनी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे 425 है, हमने 29% लगाया, लेकिन सुपर टैक्स के लिए वो हमें अलाउ नहीं करता कि आप बिजनेस लॉसेज लें। अब ये 455 मिलियन बनेगा, यानी कि बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बिजनेस लॉसेज।
उसके ऊपर अब हम 8% लेंगे। नॉर्मली हम गलती ये कर रहे होते हैं, जो अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, जो ऑब्वियसली जो प्रोफेशनल्स हैं वो तो चीज़ों को समझते हैं, तो जब आप टैक्स प्लानिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे अगर आपके पास लॉसेज अवेलेबल हैं, ये बेसिकली मैंने कॉम्प्रीहेंसिव एग्जांपल इस वजह से ली है ताकि आपके पास अगर लॉसेज नहीं है तो आपकी इनकम सेम होगी, लेकिन जिन लोगों के पास लॉसेज हैं तो उनकी इनकम चेंज हो जाएगी। तो एक बड़ी एंटिटी, बड़ी कंपनी में प्रॉफिट भी आता है, लॉस भी आता है, सब कुछ हो रहा होता है। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ ताकि हम एक ही जो एग्जांपल है उसमें काफ़ी चीज़ें स्टडी कर लें। तो अब 455 मिलियन के ऊपर 8% अगर आप लेंगे तो ये अमाउंट बन जाएगी 36.4 मिलियन। अब 123 में आप जमा कर देंगे 36, तो आपके पास टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी 159.650, यानी कि तकरीबन 160 मिलियन। अब इसमें से ऑब्वियसली आप डिडक्शन माइनस कर देंगे। अगर आपका किसी कस्टमर ने डिडक्ट किया हुआ है वो माइनस हो जाएगा, 236 या जी का को टैक्स अगर आपके पास आ रहा है वो माइनस हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का टैक्स आ रहा है 235 सेक्शन का वो माइनस हो जाएगा, कोई इंपोर्ट का आ रहा है वो माइनस हो जाएगा। तो टोटल आपकी डिडक्शन बनती है फॉर एग्जांपल 75 मिलियन। तो 169 में से इसको अगर माइनस करेंगे तो रिमेनिंग जो अमाउंट है 84.5 मिलियन, ये आप क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पे कर देंगे। ये आपका एडमिटेड टैक्स हो जाएगा। याद रहे हमने एक कॉन्सेप्ट स्टडी किया हुआ था सेक्शन 147 का, वो ये कहता है कि जो टोटल लाइबिलिटी है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है 159 मिलियन, इसका 90% ड्यूरिंग द ईयर पे होना चाहिए और 10% आप रिटर्न के साथ पे कर दें। मतलब ये है कि ये 84 मिलियन नहीं होना चाहिए, ये इस अमाउंट का 10% है जो आप पे कर सकते हैं। तो अगर आपने ये वाला रूल फॉलो नहीं किया हुआ तो बाद में किसी भी टाइम आपको पेनल्टी चार्ज की जा सकती है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, हमने 147 के अंदर ये कॉन्सेप्ट स्टडी किया हुआ है। बहरहाल इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, चूंकि हम पूरी कंप्यूटेशन कर रहे हैं तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा सुपर टैक्स के मतलब मजीद बता देता हूँ कि सुपर टैक्स बेसिकली ये एक कैलकुलेशन है, और जब आप 147 का टैक्स पे करते हैं एडवांस टैक्स, जो कि हम क्वार्टरली पे कर रहे होते हैं, अभी आपको नोटिस भी आ रहे हैं, इसका हम पे करना होता है। Q1 है, उसके बाद Q2 है, फिर Q3 है, इसी तरीके से Q4 है। तो Q1 जो होता है वो जुलाई से सितंबर तक होता है, Q2 जो होता है अक्टूबर से दिसंबर तक होता है, इसी तरीके से Q2 जो है वो जनवरी से मार्च तक है, फिर Q4 है अप्रैल से जून तक। तो कानून ये कहता है कि आपने जब यहाँ पे टैक्स पे करना है किसी भी क्वार्टर में, तो आपने दोनों लाइबिलिटीज पे करनी है। मतलब आपका जो इनकम टैक्स है वो तो आपने लेना ही लेना है, प्लस आप सुपर टैक्स का भी इम्पैक्ट लेंगे। तो मुझे जो आप क्वार्टरली पे करेंगे वो इन दोनों का टोटल, यानी कि सुपर टैक्स को ऐड करने के बाद जो आपकी अमाउंट बनती है वही आपने लेनी है। यही वजह है कि जब आप एग्जम्पशन सर्टिफिकेट लेने के लिए जाते हैं तो आपको सुपर टैक्स के पे करने के बाद ही मिलता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपको ये कह दिया जाए, जो कि एक बड़ी कॉमन रेशो है, टैक्स टू टर्नओवर रेशो की बात अगर अक्सर की जाती है कि टैक्स टू टर्नओवर रेशो क्या चीज़ है, अक्सर ये डिस्कशन होती है। तो उसके लिए अब रेशो कैसे कैलकुलेट होगी? अगर आपसे कोई कह दिया जाए कि 2025 में आपकी टैक्स टू टर्नओवर रेशो क्या है, क्योंकि टैक्स वाले हों या आप हों, जब भी प्लानिंग करेंगे पास्ट की बेस पे कर रहे होते हैं, पिछले साल क्या था, आगे क्या होगा। तो अब इस साल की हमारी टैक्स टू टर्नओवर रेशो कैसे कैलकुलेट होगी? आप क्या करेंगे, जो टोटल 159 है टोटल टैक्स इंक्लूडिंग सुपर टैक्स, उसको डिवाइड कर देंगे अपने टर्नओवर के ऊपर। तो आपके पास एक परसेंटेज आ जाएगी जो कि तकरीबन 17% बनता है, कि आपने जो है वो 16.8% आपका टोटल टैक्स बनता है। टैक्स टू टर्नओवर रेशियो है जो कि काफ़ी हाई है। ये चूंकि हमने एग्जांपल ली है, नॉर्मली इतना टैक्स नहीं होता, टर्नओवर का इतनी अमाउंट नहीं होती, लेकिन चूंकि एग्जांपल हमने ली है इस वजह से परसेंटेज डिफरेंट आ रही है। बहरहाल ये सुपर टैक्स को समझने के लिए जैसे आपको मैंने सारा एक्सप्लेन किया है, इसी तरीके से इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है कि सुपर टैक्स को लेने के लिए आपने बिफोर लॉसेस लेना है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर आपके पास कोई प्रॉफिट की इनकम है, प्रॉफिट आप ले रहे हैं, बैंक प्रॉफिट है, कोई आपकी स्क्रैप की इनकम है, वो ऑब्वियसली ऊपर आ रही होती है। इसके अलावा कोई FTR की इनकम है, कोई म्यूचुअल फंड की इनकम है, कोई कमीशन है, वो सारी की सारी अमाउंट ऐड होने के बाद इवन जो फाइनल टैक्स की इनकम है वो भी ऐड होगी, और ऐड होने के बाद जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर सुपर टैक्स अप्लाई होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने अपने ज़हन में रखना है कि जब भी आपसे कभी क्वेश्चन किया जाए, या आप कभी कैलकुलेशन कर रहे हो, या कभी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, या अपने क्लाइंट के अकाउंट्स फाइनल कर रहे हो, तो आपके जहन में जो सुपर टैक्स की कैलकुलेशन है वो ये होनी चाहिए। सुपर टैक्स क्यों अप्लाई किया गया, उसका क्या रीजन थी। जैसे मैंने आपको लॉजिकली बताया है कि नॉर्मल टैक्स 29% है। अगर आप इससे ऊपर जाएंगे तो इंटरनेशनली जब हम कंपीट कर रहे होते हैं किसी भी
दूसरे कंट्री के लॉ के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं तो हमारी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए कानून क्या करता है, एक नया सेक्शन इंसर्ट कर देता है कि जी ठीक है, एक नया टैक्स आ गया, वो आप हमें दें। जैसे अक्सर हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जो टैक्स का स्ट्रक्चर है उसमें एक आता है डायरेक्ट टैक्स और एक आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स है और डायरेक्ट टैक्स में काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस आते हैं, जैसे कस्टम ड्यूटी है, एफईडी है, सेल टैक्सेस हैं और जो अदर टैक्सेस आते हैं सारे के सारे किसमें, इनडायरेक्ट टैक्सेस में। अब अगर सेल टैक्स का रेट 18% है और ऐसे नहीं हो सकता कि जी आप सेल टैक्स ही हमें सारा पे कर दें, तो कानून आपसे डिफरेंट तरीके से डिफरेंट टैक्सेस ले रहा होता है। कस्टम ड्यूटी भी ले रहा है, एफईडी भी ले रहा है, अदर टैक्सेस भी ले रहा है, सेल टैक्स भी ले रहा है, तो कर करा के आप 50-60% टैक्स दे रहे होते हैं कुछ सिचुएशन में जहां पे हम चीजें इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि अगर सेल टैक्स की परसेंटेज 60% कर दी जाए, ऑब्वियसली वो वाइबल नहीं होता, कंपीट नहीं होता, आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो इस वजह से हर कंट्री में नए सेक्शन इंसर्ट कर दिए जाते हैं। पर्पस एक ही होता है कि पैसा इकट्ठा करना है, पैसा कलेक्ट करना है, टैक्स पेयर क्यों कमा रहा है, जो कमा रहा है तो हमें पैसे दे दे, पर्पस एक ही है उनका। बहरहाल सेक्शन नए इंसर्ट कर दिए जाते हैं। तो आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर जो हमने डिस्कशन की है वो सुपर टैक्स के ऊपर की है। आपके पास कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप लाजमी मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। मजीद है कि आप मजीद अगर आपको इसके ऊपर कोई कंपटीशन है या 147 की चीज़ें हैं तो आप उसको लेक्चर वो भी देख लें। उसमें हो सकता है आपकी जो चीज़ें यहाँ पे, अगर मैंने कोशिश तो की है कि उसमें सारा एक्सप्लेन किया जाए और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ भी आ गई हो। लेकिन अगर नहीं आई तो आप 147 का लेक्चर भी देख सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो मेंशन भी कर सकते हैं। ये जो लर्निंग का प्रोसेस है इसी तरीके से कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।